हेलो दोस्तों, आज की कहानी है व्यंग। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? ललिता देवी ने आवाज लगाई। बहू सोनिका अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी, कोई अनहोनी ना हो गई हो ये सोचकर उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? ललिता देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है? दिखता नहीं कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। ललिता देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहां कहां से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास कमला देवी ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से सोनिका शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में वो माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर सोनिका तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति राकेश के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। 1-2 बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकते। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते थे, जो सोनिका के समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। ललिता देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो सोनिका के शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज कम लगती है और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की नौकरानी की छुट्टी कर दी और घर में सोनिका के कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी सोनिका के ऊपर आ गए और ललिता देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी सोनिका की। रोज कोई नया बखेरा होता था और वो रोज शांति पूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज की ऐसी दिनचर्या में
सबके साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सोनिका रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जब ललिता देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वह झाड़ू लगाते लगाते ललिता देवी के पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू सोनिका को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? ये आज का नया बहाना था ललिता देवी का सोनिका को तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर सोनिका भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो सास द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, न जाने किस झोंक में ललिता देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और वह गिर पड़ी। ललिता देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। सोनिका उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि ललिता देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू सोनिका बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब सोनिका नहीं उठी तो ललिता देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे राकेश को घर आने के लिए फोन किया। राकेश उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो ललिता देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके तिरिया चरित्र का, सब करने कराने के और मुझे तंग करने के नाटक है, इससे जिससे घर में कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूं तो राकेश काफी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी सोनिका की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर सोनिका के प्रति ललिता देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें उनके बेटे राकेश का भी नाम आ ही जाता था। और जब राकेश को लेकर बातें कुछ ज्यादा बढ़ने लगी तो राकेश ने तंग आकर एक दिन पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। ललिता देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाजें सुनाई पड़ती थी। अरे कलमुही कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आजा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने, अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना, मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए, अब की उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा ललिता देवी के किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औने पौने दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि ललिता देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।